कल हमने पढ़ा था केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि केमिकल बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, कोवेलेंट और आयोनिक। ठीक है, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स के बीच कोवेलेंट बॉन्ड होता है उन्हें हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसे कि मीथेन, अमोनिया, वाटर। ठीक है, तो ये एक कोवेलेंट कंपाउंड हो गया क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। मीथेन एक कोवेलेंट कंपाउंड हो गया क्योंकि यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन में कैसा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट। और पढ़ा था हमने आयोनिक बॉन्ड। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एटम्स के बीच आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं आयोनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl। यहाँ पर Na पे पॉजिटिव होता है, Cl पे नेगेटिव। Na और Cl इनमें आपस में दोनों एटम में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक। तो NaCl क्या कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, आयोनिक कंपाउंड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पर एक तो पढ़ते हैं दोनों कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। दूसरा पढ़ते हैं इनकी स्टेट, ये कंपाउंड किन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। और तीसरा हम यहाँ पर देखते हैं इसकी सॉलिबिलिटी। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जो ये दो फिजिकल प्रॉपर्टी है ये काफ़ी रिलेटेड होती है एक दूसरे से। तो सबसे पहले यहाँ पर इन दोनों को समझते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट। ठीक है, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट और स्टेट दोनों एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। देखो क्या होता है कि सॉलिड स्टेट में क्या होता है, पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास रहते हैं। पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल रहते हैं कंपाउंड के, वो बिल्कुल क्लोजली पैक्ड रहते हैं, बिल्कुल पास पास रहते हैं। उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो रहता है वो बहुत ही कम रहता है। ये हो गया, ये हो गया सॉलिड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या रहते हैं, बिल्कुल दूर दूर रहते हैं। ये इधर दूर दूर रहते हैं। मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, वो काफ़ी ज़्यादा होता है लिक्विड स्टेट में। और गैस स्टेट में तो फिर ये और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो होता है यहाँ पर देखो क्या है, सॉलिड से लिक्विड में जाने पे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो पहली बात तो यहाँ पर देखो स्टेट किस पे डिपेंड करता है। तो होता क्या है कि अगर मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे तो सॉलिड स्टेट में रहेगा, सब्सटेंस पाया जाएगा। और अगर मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मॉलिक्यूल अगर दूर दूर रहेंगे तो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। अब ये पास या दूर रहना इस बात पे डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल जो है ना उनका आपस में, देखो यहाँ पर सॉलिड में पास पास है, लिक्विड में दूर दूर है। अब मॉलिक्यूल का पास या दूर रहना इस बात पे डिपेंड करता है कि उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, यानी कि डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। अगर मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो होगा क्या, अगर मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मॉलिक्यूल्स पास पास रहेंगे, तो सॉलिड स्टेट में पाया जाएगा कंपाउंड। और अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच प्यार नहीं है, एफिनिटी नहीं है, तो मतलब अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, काफ़ी कमज़ोर है, ज़्यादा एफिनिटी नहीं है उनके बीच, तो मॉलिक्यूल्स क्या रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, तो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा लिक्विड स्टेट में। और अगर एफिनिटी और कम है तो मॉलिक्यूल्स और दूर दूर पाए जाएंगे और कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा गैसियस स्टेट में। किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। तो डिपेंड करता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच का स्ट्रॉन्ग है या वीक है। स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड स्टेट में और वीक होगा तो लिक्विड स्टेट में, और बहुत वीक होगा तो गैसियस स्टेट में। तो स्टेट तो समझ में आ गया होगा किस पे डिपेंड करती है, कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पसंद कितना करते हैं, एफिनिटी कितनी है इनके बीच। ठीक है, इनके बीच क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, स्ट्रॉन्ग है तो पास पास रहेंगे, वीक है तो दूर दूर रहेंगे, और वीक है तो और दूर दूर रहेंगे, तो गैसियस स्टेट हो गया। तो स्टेट भी इस पे डिपेंड करता है किस पे, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे, बार बार कह रहा हूँ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पे। और दूसरा देखो यहाँ पर है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमें पता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, कोई भी चीज़ मेल्ट होके सॉलिड से किस स्टेट में आ जाती है, लिक्विड स्टेट में आ जाती है ना। और बॉइलिंग पॉइंट जिसमें वाटर क्या होता है, फिर कोई भी चीज़ क्या होती है, लिक्विड से वेपर स्टेट में या फिर गैस स्टेट में आ जाती है। तो मेल्टिंग पॉइंट में था जिस ऐसा टेम्परेचर
वो टेम्परेचर जिसपे कि सॉलिड, कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाए। अब सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने में कितना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। अब देखो होता क्या, सिंपल, किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट करना पड़ता है। जितना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आने के लिए, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई माना जाएगा या बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हाई माना जाएगा। और अगर ज़्यादा हीट नहीं देना पड़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। कम टेम्परेचर पे ही भाई ये सॉलिड से लिक्विड में चला गया। तो अब कितना टेम्परेचर देना पड़ेगा सॉलिड को लिक्विड में लेके आने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में लेके आने के लिए। अब ये किस बात पे डिपेंड करता है, सिंपल है। अगर देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, लिक्विड में क्या होता है, दूर दूर। अगर क्या है, देखो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, अगर बहुत मजबूती से पकड़ा हुआ है इन्होंने एक दूसरे को, चिपके हुए एकदम टाइट टाइट, तो उनको दूर दूर लेके जाने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। हीट देने पे क्या होता है, जनरली कोई भी चीज़ एक्सपैंड करती है। हीट देने पे क्या होती है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाते हैं एक दूसरे से, और ठंडा करने पे पास पास आते हैं। ये बेसिक सा लॉ है ना। जब भी चीज़ों को हीट करते हैं तो एक्सपैंड करती है, ठंडा करते हैं। सर्दियों में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होती है, सिकुड़ती है, मॉलिक्यूल्स पास पास आते हैं। जैसे कि गर्मियों में हम दूर दूर बैठना पसंद करते हैं, है ना। और सर्दियों आती है, क्या होती है, चिपक चिपक के बैठना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर हीट बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, और हीट कम होगी तो मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर क्या, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है मॉलिक्यूल्स में, चिपके में एक दूसरे में पास पास बिल्कुल, तो इनको दूर दूर करने में बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत क्या है, वीक है, तो क्या होगा, हल्का सा हीट देंगे दूर दूर चले जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे। दो मॉलिक्यूल है यहाँ पर ऐसे, और इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत क्या है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या होगा, दोनों को अलग करने में, हीट करके दूर लेके जाने में बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। हीट ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे स्टेट चेंज करेगा। भाई जब ये मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे तभी तो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा सब्सटेंस, और इसको दूर दूर लेके जाने में हीट देनी पड़ रही। हीट अगर अगर ज़्यादा देनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो हीट जो देनी पड़ेगी वो क्या देनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा हाई देनी पड़ेगी। तो मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी क्या होगा, कंपाउंड का हाई होगा। और अगर मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी वीक है, अगर बहुत कम एफिनिटी, एक दूसरे को ज़्यादा पसंद नहीं करते, ज़्यादा एफिनिटी नहीं इनके बीच, क्या होगा, बहुत ईजिली हम इनको दूर दूर लेके जा पाएंगे ना। बहुत ही हल्का सा हीट करेंगे और ये दूर दूर चले जाएंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इनका काफ़ी लो होगा। काफ़ी कम हीट देने पे ये क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब डिपेंड करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर हम सीधे पॉइंट पे आते हैं, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ पे। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर क्या है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आयनिक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके मॉलिक्यूल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। तो इस वजह से क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, और लिक्विड में क्या होते हैं, दूर दूर। तो उसको सॉलिड से लिक्विड में लेके जाने में, मतलब मॉलिक्यूल्स को दूर दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होता है। हीट ज़्यादा क्यों देनी पड़ती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच काफ़ी ज़्यादा एफिनिटी होती है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बहुत हाई होता है। और कोवलेंट कंपाउंड में ठीक उल्टा होता है। कोवलेंट कंपाउंड्स हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। ठीक है, वीक होता है तो हल्का सा हीट देंगे तो वो दूर दूर चले जाएंगे। तो बहुत ही ईजिली, बहुत ही कम टेम्परेचर देने पे क्या होगा, जो सब्सटेंस होगा सॉलिड से किस में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, आयनिक कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पर, क्यों, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है, मॉलिक्यूल्स में बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास रहेंगे मॉलिक्यूल, तो सॉलिड स्टेट। जबकि कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। लिक्विड और गैसेस स्टेट में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, लिक्विड गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज दे हैव वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच जो लगता है वो बहुत वीक होता है, तो वो दूर दूर रहते हैं इस वजह से। अगर स्ट्रॉन्ग होता तो पास पास रहते तो सॉलिड स्टेट होता। अगला है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट जैसे कि वाटर, ठीक है, यहाँ पर तो आपने देखा होगा NaCl,
इसको अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूँ तो क्या होगा देखो। अब देखो NaCl भी कैसा नेचर में पोलर है। पोलर देखो क्यों, देखो मॉलिक्यूल का एक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है, Na पे पॉजिटिव और Cl पे कैसे नेगेटिव है। तो जो भी पोलर कंपाउंड होते हैं ना, जो भी आयोनिक कंपाउंड होते हैं, वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर अल्कोहल में अच्छे से सॉल्युबल होता है। जैसे कि हमें दिखता भी है कि NaCl को अगर मैं वाटर में डिजोल्व करूँगा तो बहुत ईजिली घुल जाएगा, ठीक है यहाँ पर। लेकिन अगर मैं किसी और कंपाउंड को, किसी नॉन पोलर कंपाउंड जैसे कि मोम को डिजोल्व करूंगा वाटर में, मोमबत्ती को डिजोल्व नहीं होगा, है ना। अगला यहाँ पर है कोवलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो किस में होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, बेंजीन, ठीक है। यहाँ पर देखो सिंपल सा रीजन ये है क्योंकि देखो आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पोलर। आयोनिक देखो Na पे पॉजिटिव Cl पे नेगेटिव, तो दो पोल बन रहे हैं ना यहाँ पर, एक साइड मॉलिक्यूल के एक हिस्से में पॉजिटिव चार्ज है, एक हिस्से में नेगेटिव। तो ऐसे कंपाउंड को पोलर कंपाउंड कहते हैं। जनरली क्या होता है, एक बेसिक सा प्रिंसिपल है यहाँ पर कि जो भी पोलर कंपाउंड होते हैं ना, पोलर कंपाउंड, वो पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। और जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि NaCl पोलर कंपाउंड है, तो यहाँ पर ये किस में डिसॉल्व होता है, वाटर में, जो कि पोलर सॉल्वेंट है। जबकि अगर मैं इसकी जगह ले लूँ मोमबत्ती, मोम पता है ना आपको, कैंडल, मोम को ले लूँ, मोम जो कि नॉन पोलर है, ये वाटर में कभी डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वाटर पोलर है। जबकि अगर मैं लूँ NaCl को, ठीक है, NaCl क्योंकि ये पोलर है, और जो कैरोसिन होता है, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सब पोलर कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कभी अगर मैं NaCl को डिसॉल्व करूंगा पेट्रोल में तो ये डिसॉल्व नहीं होगा। लेकिन अब उल्टा करूँ, अगर मैं मोम जो कि एक नॉन पोलर है, इसको पेट्रोल जो कि एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, इसमें डिसॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि जब पेंटर ब्रश करता है, दीवार पे पेंट करता है, तो उसको ब्रश को धोता है पानी में। लेकिन जब वो डोर में, दरवाजे में पेंट करता है तो वो पानी में नहीं धोता, वो पानी में घुलता नहीं, क्योंकि वो पेंट है ना, जो दीवार में पेंट करते हैं वो तो पानी में वो ब्रश घुल जाता है, साफ कर देते हैं। लेकिन जो दरवाजे पे, बक्से पे, किसी मेटल की चीज़ पे, अलमारी पे पेंट करते हैं, उस पेंट वाले ब्रश को ना, जो ब्रश करने वाला होता है, जो पेंट करने वाला होता है पेंटर, वो उसको पानी में नहीं धोता है, वो उसको पेट्रोल, डीजल या कैरोसिन में धोता है। क्यों? क्योंकि जो वो पेंट होता है वो क्या होता है नॉन पोलर होता है कंपाउंड, और पेट्रोल डीजल भी कैसा, नॉन पोलर। तो वो जो पेंट होता है वो सिर्फ पेट्रोल डीजल में घुल सकता है, पानी में नहीं घुल पाता, इसलिए वो ब्रश धोते हैं किसमें, पेट्रोल डीजल में। जबकि जो दीवार वाला पेंट है वो पोलर कंपाउंड है। इसी वजह से वो वाटर में धोते हैं, क्योंकि वाटर में घुल जाता है वो पेंट, सॉल्युबल होता है, क्योंकि वाटर कैसा है, पोलर। वो पेंट, दीवार वाला पेंट भी कैसा होता है, पोलर। तो पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर में। इसी वजह से देखो आयनिक कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीन मेन प्रॉपर्टीज थी। अगली प्रॉपर्टी है आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर और कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। यहाँ पर मैंने नॉन डायरेक्शनल लिख दिया है, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर। अब इसका मीनिंग क्या है, ये एक्चुअली में आपको तब पता लगेगा जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो पढ़ेंगे, आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ज्योमेट्री वगैरह पढ़ोगे, तो समझ में आएगा आपको उसका मीनिंग क्या है। तो उसको वहीं पर देखेंगे, इसको फिलहाल आप याद रख लेना, आयोनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चार मेन प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी है अच्छे से।